बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम पढ़कर गए थे जी सेक्शन नंबर 103 फॉरेन टैक्स क्रेडिट। असल में जिक्र हो रहा है टैक्स क्रेडिट्स का। टैक्स क्रेडिट्स में अगर हम सीक्वेंस को मेंटेन रखें तो अगरचे वो लफ्ज़ क्रेडिट नहीं कहलाएगा, लेकिन हम अगर टैक्स क्रेडिट वाला कोई क्वेश्चन आ गया तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। टोटल इनकम मीन पाकिस्तान सोर्स प्लस फॉरेन सोर्स। इसमें पाकिस्तान सोर्स इनकम भी होगी प्लस फॉरेन सोर्स इनकम भी होगी, ठीक है। इसके अंदर से हम माइनस कर देंगे टैक्स डिडक्टेबल अलाउंसेस। हमारे पास आ गई टैक्सेबल इनकम, ठीक है ना। हमारे पास आ गई टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट कर दिया, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट कर दिया। अब हमने इसके ऊपर फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किया, ऑल फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑल, ठीक है ना। और अपने जहन में क्योंकि हमने चीज़ों को नाम रखकर चल रहे हैं, ये सारे कैलकुलेट हुए हैं ए ओवर बी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। फिर हमने लोकल टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किए हैं ऑल, ये सी ओवर बी से कैलकुलेट हुए। इसके बाद एडवांस टैक्स जो है, या इसी को कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब निकला टैक्स पेबल विद रिटर्न, ठीक है ना। ये सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है ना। ये स्टेप्स हैं, ये नाम हमें याद होने चाहिए। ये काम हमने बीच में परफॉर्म किए हैं। सबसे पहला काम क्या किया? टोटल इनकम कैलकुलेट किया, पाकिस्तानी सोर्स भी और फॉरेन सोर्स भी, और उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर लिए। 4 डिडक्टेबल अलाउंसेस थे, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड और चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस, ठीक है ना। वो अपनी अपनी लिमिट और अपनी अपनी कंडीशन के तहत जो अलाउेबल अमाउंट थी वो हमने माइनस कर दी। ये इनकम का हिस्सा ही नहीं बने, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट ही नहीं हुआ, इसलिए इनके ऊपर कोई क्रेडिट वगैरह लेने की हमें ज़रूरत पेश नहीं आई। ये माइनस किया तो टैक्सेबल इनकम आ गई, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया। अब अगर ये बाकी सेक्शन ना होते तो ये टैक्स हमें पे करना था एक्चुअली। अब गवर्नमेंट का रिलीफ आया 2 शक्लों में, एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट की शक्ल में और एक लोकल टैक्स क्रेडिट की शक्ल में। हमेशा पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे, इसका अलग एवरेज रेट है। ये माइनस करने के बाद दोबारा कैलकुलेट करेंगे, वो लोकल के लिए इस्तेमाल होगा। यानी लोकल का जो हमें टैक्स रेट मिल रहा है एवरेज रेट, वो स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगा। हो सकता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट का एवरेज रेट आ रहा हो 12.5%, तो हो सकता है लोकल का आ रहा हो 11.2%, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। ये सारा करने के बाद अब कुछ मेरे टैक्स साथ साथ कटते जा रहे थे, जिसे हम कहते हैं डिडक्शन एट सोर्स या एडवांस टैक्स। वो सारे गवर्नमेंट ने मेरे से प्रोविजनल बेसिस पे लिए हुए। प्रोविजनल बेसिस का क्या मतलब है कि यार अभी हम पैसे ले रहे हैं आपसे, हिसाब जब बाद में होगा फिर उस वक्त देख लेंगे। ये गवर्नमेंट कहाँ कहाँ टैक्स ले रही है? बहुत सारी जगहों पर ले रही है। जैसे विद होल्डिंग एजेंट, कुछ लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट ने कह रखा है कि भाई आप जब पैसे दोगे ना तो अगले बंदे का टैक्स काट लोगे, हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे रिटर्न के टाइम पर। जैसे कि राइस जो है वो सैलरी से टैक्स काटेगा, किसी और को पेमेंट करेगा उसका टैक्स काटेगा। आप मोबाइल में बैलेंस लोड करते हैं तो आपका एक टैक्स कट जाता है, भाई वो किस चीज़ का टैक्स कटा है? वो इनकम टैक्स कटा है।
अब क्योंकि अभी तो आप स्टूडेंट हो, आप तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हो, लेकिन हम लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं, हम साल के आखिर में क्या करते हैं, अपने मोबाइल प्रोवाइडर को कहते हैं बताओ आपने पूरे साल में कितना टैक्स काटा है हमारा, वो हमें एक अमाउंट दे देता है, वो हमारी इस टैक्स लाइबिलिटी में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमें वो एज ए एक्सपेंस चार्ज नहीं हो रहा, आपको हो रहा है, बिकॉज आप तो भी टैक्स नहीं पे करते। एडवांस टैक्स, गाड़ी खरीदी उस वक्त गवर्नमेंट ने एक एडवांस टैक्स ले लिया, वो मेरी यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। मैंने कोई प्लॉट खरीदा, गवर्नमेंट ने कोई एडवांस टैक्स ले लिया, वो मेरा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। मैं कोई फॉरेन टूर कर रहा हूँ, उसके ऊपर एयर टिकट के ऊपर गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स ले लिया, वो मेरा यहाँ जो भी एडवांस टैक्स होगा वो यहाँ आकर एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद पता चलेगा मैंने गवर्नमेंट को पैसे देने हैं या उससे लेने हैं। रिफंड भी मिल जाता है, कम से कम किताबों में जरूर मिल जाता है नहीं रियलिटी में भी मिल जाता है, रिफंड भी मिल जाता है। अगर मैंने कोई ज़्यादा प्लॉट्स खरीदे हैं, कोई ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी हैं जहाँ मेरी हैवी अमाउंट्स डिडक्ट हो रही हैं, तो हो सकता है मेरा रिफंडेबल आ रहा हो। दैट इज़ द अमाउंट जो अब मैंने रिटर्न के साथ या गवर्नमेंट को पे करनी है या गवर्नमेंट से वापस लेनी है। तो एक्चुअली ये फिनोमेना है जो अब आप करने जा रहे हो, ठीक है ना। सेक्शन 103 की रिक्वायरमेंट्स क्या थी? Where a resident taxpayer derive taxable foreign source income on which foreign income tax is paid, a tax credit will be allowed at lower of foreign tax paid, Pakistan tax payable in respect of the income, मतलब A over B, proportionate Pakistan tax, उस इनकम के ऊपर जो फॉरेन सोर्स से आई है, इस अमाउंट में कितना टैक्स शामिल हुआ है, किस अमाउंट में, इस वाले टैक्स में, यहां शामिल हो गया ना। वो कह रहा है यार हम आपको टैक्स वापस कर देते हैं, लेकिन कितना टैक्स वापस करेंगे, लोअर ऑफ, या जो आपने पे किया है वो, और जो पाकिस्तान में बन रहा है। मसलन आपने पे किया है किसी फॉरेन कंट्री में पाकिस्तान करेंसी में 25,000 टैक्स, जबकि हम आपसे मांग रहे हैं 45,000 टैक्स, तो 25,000 माइनस कर लें। अच्छा, ये आपने समझाने के लिए बोल रहा हूँ, करना कुछ नहीं है, बस करना तो हमने माइनस है, बाकी काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन जरा सोचते तो है कि हुआ क्या है, गवर्नमेंट से आपसे कितना टैक्स ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस लें, 20,000 टैक्स ले लिया, क्योंकि फॉरेन सोर्स पर हमारे मुल्क में 45,000 टैक्स बनता था, 25 आपने उस कंट्री को दे दिया, बाकी हमें दे दें, क्योंकि 45,000 बनता है, ऑटोमेटिकली हो गया, पूरा टैक्स ले लिया हमने। कुछ उस कंट्री ने ले लिया, कुछ हमने ले लिया, 2 दफा टैक्स नहीं लिया, बस आपको ये फायदा हुआ है 2 दफा टैक्स नहीं लग गया। अगर ये ना होता तो हमने 45,000 हमने भी ले लेना था, 25,000 उन्होंने भी ले लेना था। बात समझ आई? और अगर हालात इससे रिवर्स हुए, उन्होंने 45,000 लिया हुआ है और हमारा टैक्स रेट कम था, 25,000 बनता है, तो हम अपने वाला नहीं लेंगे, भाई आपने पहले ही ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन आपको 20,000 रिफंड नहीं देंगे। ये आखिरी लाइन लिखी हुई है ना कि इसका रिफंड नहीं मिलेगा, कैरी बैक नहीं होगा, ये वाली कैलकुलेशन नहीं होगी। इसके लिए हमने कंट्रोल कहाँ लगाया है, लोअर ऑफ पे, ठीक है ना। लेकिन हमने ये वाली बात अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझी है कि यार इनसाइड हो क्या रहा है, लेकिन करना तो सिर्फ ये है, टोटल टैक्स कैलकुलेट हुआ, यहाँ लोअर का क्रेडिट आ जाएगा, यहाँ क्रेडिट आ जाएंगे, यहाँ क्रेडिट, बट डिफॉल्ट ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, खुद ब खुद ही हो जाएगा। अच्छा जी, फिर आ गया जनाब ये एवरेज रेट वगैरह, ये बात हमें समझ आ गई है। फिर आगे एक छोटा सा उसूल आया था, कल हम इसको करके गए थे, वेयर टैक्स पेयर हैज फॉरेन इनकम अंडर मोर देन वन हेड, कैलकुलेशन फॉर ईच हेड ऑफ इनकम शैल बी सेपरेट लिमिट। इसके ऊपर कल हम एग्जाम्पल करके गए, ठीक होगी बात। फिर था फॉर अबव प्रोविजन स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट हेड ऑफ इनकम। अच्छा, ये बात यहाँ ना भी लिखी होगी, अब हम इसके फौरन बात वो पढ़ रहे होंगे, बिजनेस इनकम पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ भी हमने पढ़ना है कि वैसे तो हमने सेक्शन 11 में पढ़ा था कि 5 हेड ऑफ इनकम है, ठीक है ना, लेकिन बिजनेस को हम 2 हेड में तकसीम कर देते हैं, स्पेकुलेटिव एंड नॉन स्पेकुलेटिव। तो वो बात हम रूटीन में ही कर रहे होते हैं, तो रूटीन में ही कर रहे होते हैं, सारी होगी, चेक होगी अच्छी तरह, पक्की बात। अच्छा, तो वो बात हम ऑलरेडी कर ही रहे होते हैं उसके अंदर।
बंद कर दिया मैंने। क्या हो गया? हम ऐसे ही गुजारा चलाते हैं, ज्यादा बेहतर है। कहाँ लगा के लाए हो तुम इसे भाई? हैं? मैंने कहा किस कंप्यूटर पे लगा के लाए हो तुम यूएसबी? अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, हम अभी इधर इधर से चल रहे हैं। मैंने वो रेट्स वगैरह अपडेट किए हैं ताकि आपके पास फाइनल वर्जन आ जाए, आप एग्जाम से पहले कंफ्यूज ना हो रहे हो कि रेट पुराना लगा हुआ है नया लगा हुआ है, वो इसलिए इसको अपडेट किया है। वो मैं आपको सेंड कर ही दूंगा। इसका एक दफ़ा प्रिंट निकाल के ना इसको चेक कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं कि जनाब हमारे पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट में अगर एक से ज़्यादा हेड ऑफ इनकम आ गए तो हर हेड का फॉरेन टैक्स क्रेडिट सेपरेट कैलकुलेट होगा। और फिर उसने क्लैरिफिकेशन के लिए लिख दिया कि यार अगर स्पेकुलेटिव हेड आ गया तो उसका भी अलग होगा। तो वो वैसे ही अलग होना है। जब हम बिजनेस इनकम पढ़ चुके होंगे तो हमें पता है कि हम ऑलरेडी बिजनेस इनकम को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके चल रहे होते हैं। लोकल को भी अलग अलग करके चल रहे होते हैं। जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है उसको अलग रखते हैं और जो नॉन स्पेकुलेटिव है उसको अलग रखते हैं। ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं। अच्छा जी, नाउ फॉलोइंग इज द ऑर्डर फॉर टैक्स क्रेडिट। सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसके बाद लोकल टैक्स क्रेडिट, उसके बाद एडवांस टैक्स पेड अंडर सेक्शन 147। यही अभी हमने यहां बनाया जी। नहीं, ये तो कभी कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई लफ्ज हमने नहीं बोला सुबह से आके। हमने तो वो बोला है कि नेक्स्ट ईयर में ये नहीं हो, ये रिफंड नहीं हो सकता, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता अगर हालात ये वाले हुए। हमने किस उस कंट्री से इनकम आई है, जाहिर है हर कंट्री के अपने रेट्स हैं। यूएस के अंदर, यूके के अंदर जो टैक्स रेट है वो पाकिस्तान से ज्यादा है, ठीक है ना? वहां से इनकम अगर पाकिस्तान आ रही होगी तो हो सकता है वहां टैक्स ज्यादा पे किया हो, हमारा कम बन रहा हो। इसका कोई बेनिफिट नहीं है। 103 का मकसद, ये बात ध्यान में रखें, फॉरेन टैक्स क्रेडिट 103 का मकसद आपको डबल टैक्सेशन से बचाना है, दो दफा टैक्स ना लग जाए। अगर उधर ज्यादा लग गया तो हम नहीं ले रहे भाई, खत्म होगी बात। अगर उधर कम लिया है तो हम बाकी का ले रहे हैं, दो दफा टैक्स नहीं लगा रहे आपके ऊपर, ठीक है ना? बाकी का टैक्स ले रहे हैं, ये वाली बात है। अच्छा जी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी रिफंडेड, कैरिड बैक, कैरिड फॉरवर्ड, ये हर बेनिफिट के लिए यही बात हो रही होती है, हर टैक्स क्रेडिट के लिए यही बात हो रही है। A credit shall be allowed only if foreign income tax is paid within 2 years after the end of the tax year in which the foreign income was derived। यानी ये ना आप कहे कि जी यूके में ये टैक्स लगना था की बुनियाद पर नहीं है, पे कर दिया, ठीक है ना? और 2 साल के अंदर अंदर पे कर दिया, फिर आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है पाकिस्तान में क्लेम कर लेंगे। लेकिन आमतौर पर 2 साल की जरूरत नहीं पड़ती, सारी दुनिया के अंदर डिडक्शन एट सोर्स हो रही होती है। और खास तौर पे जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, क्योंकि ये बंदा पाकिस्तान में रेजिडेंट है ना, हम रेजिडेंट इंडिविजुअल को टैक्स ये क्रेडिट दे रहे हैं, तो जो बंदा नॉन रेजिडेंट होता है उसका तो हमेशा उस वक्त ही टैक्स ले लिया जाता है ना, उससे उसको बाद में कहाँ पूछेंगे। पाकिस्तान में एक फॉरनर आया हुआ है और हमें उसको उसकी किसी एक्टिविटी के ऊपर टैक्स लेना है, तो उसके पाकिस्तान छोड़ने से पहले टैक्स लेना पड़ेगा ना, बाद में तो नहीं ले रहे होंगे, ठीक है ना? इसलिए ये वाली बात इतनी ज्यादा अहमियत की हामिल नहीं है, लेकिन टेक्निकली इसका लिखा होना बहुत जरूरी था। अच्छा जी, फिर हमने कल अहम काम ये किया, पहले तो ये फॉर्मेट समझा, ये जो भी सारी बात हम यहाँ कर रहे हैं, और फिर हमने 2 इलस्ट्रेशन कल सॉल्व कर ली थी। एक ये वाली इलस्ट्रेशन, ठीक है, और आपने घर जाकर इसको दोबारा अपने हाथ से सॉल्व कर लिया है कि नहीं, या अगली अटेम्प्ट में करनी है? मतलब ये बात बड़ी क्लियर रखें, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने अगली अटेम्प्ट में करनी है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि नहीं नहीं सर ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आप घर जाके काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, पास तो आपने जब भी होना जब ये काम कर लेना। वो रोज शोर पड़ा होता है ना, सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, किससे? डिस्क्वालीफाई कर दिया जी, आई कैब ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। जरा सोचें ये कौन से बच्चे हैं जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं?
ये एक अलग बात है कि हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं, हम उन बच्चों की आवाज़ ICAP तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इन बच्चे के साथ कोई अच्छा मामला कर दिया जाए, इन्हें कोई एग्जिट दे दिया जाए, कोई इन्हें 1-2 अटेम्प्ट दे दी जाए। ये एक सेपरेट इशू है। लेकिन 8 अटेम्प्ट में एक बच्चा कैफ क्वालिफाई नहीं कर रहा, फिर उस बच्चे को भी तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि यार मैंने किया क्या अपने साथ। अब ये कोई आसमान से नहीं गिरते, ये बच्चे इसी क्लासेस में बैठे होते हैं। ये सिर्फ वही बच्चे हैं जो घर जाके उस काम को नहीं कर रहे हैं। आप रोजाना एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। टीचर कल ये सारा काम क्यों नहीं करवा के चला गया था? अपनी एक सीक्वेंस, एक मेथोडोलॉजी से चल रहा है कि यार ये काम मैं करवाऊंगा, बच्चा करके आएगा, इसकी ग्रिप बनी होगी, फिर मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगा, फिर इसके ध्यान में पक्की हो जाएगी बात। वो कहता लो ऐसी की तैसी टीचर की स्ट्रेटजी करके दिखाए पक्की कैसे होगी, मैं काम ही नहीं करके आऊंगा। अब इसका तो कोई हल नहीं है। वो तो सारी आप टीचर की सारी फिलॉसफी को जमीन बोझ कर रहे हैं जब आप घर से काम नहीं करके आते। इसलिए भाई घर जाकर काम करें, घर जाकर काम करें। अब वो बच्चे जिन्होंने ये 2 एग्जाम्पल कल की हुई हैं, यकीन जाने इस वक्त आज की सारी डिस्कशन के बाद वो 100% क्रिस्टल क्लियर हो चुके हुए हैं। वो कह रहे हैं सर आगे चले, ये क्या टैक्स क्रेडिट को आपने पकड़ के ही बैठ गए। और जो बच्चे नहीं कल करके आए हैं वो आज भी वहीं खड़े हैं, बिकॉज उन्होंने हाथ से गुजारा ही नहीं है ये काम। उन्हें समझ ही नहीं आएगी बात। उन्हें लग रहा है कि हाँ दोबारा, जाहिर है 2 दफा सुनने की वजह से उन्हें लग रहा है, उन्हें एक वहम हो गया है कि उन्हें समझ आ गई है। लेकिन यही बच्चे होंगे जो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हुए रास्ते में से भी फोन कर रहे होंगे और टीचर से पूछ रहे होंगे सर वो एक कंफ्यूजन हो रही है कि टैक्स क्रेडिट लोकल पहले लेना है या फॉरेन। ये हर अटेम्प्ट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, हर अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ। अच्छा जनाब, ये हमने सारा टैक्स क्रेडिट कल कैलकुलेट कर लिया था और ऐसे हमने समझा था कि यार ये देखिए ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट आया, ये लोकल टैक्स क्रेडिट आया। ये पहली एग्जाम्पल थी जिसमें हम ये वाली बात हाईलाइट कर रहे थे कि भाई पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेना है और लोकल टैक्स क्रेडिट बाद में लेना है। तो इस सवाल में अगर एवरेज रेट देखेंगे तो यहाँ एवरेज रेट हायर लगा हुआ है और यहाँ एवरेज रेट लोअर लगा हुआ है। ये बात आपको फिर ही तो समझ आएगी, बिकॉज जो A है दैट इज ग्रेटर और जो B है वो क्या है, जो C है वो स्मॉल है। और B दोनों में सेम है, B दोनों में सेम है। अब एक बच्चा गलती क्या करता है, जाहिर है जब आप हाथ से नहीं गुजारेंगे ना तो फिर देयर आर मेनी मिस्टेक्स। एक बच्चा क्या करता है, वो कहता है कि हाँ यार वो माइनस कर देना था, उसने टैक्स निकाला वो भी माइनस किया, उसने इस इनकम में से फॉरेन इनकम भी माइनस कर दी, क्योंकि उसने हाथ से तो प्रैक्टिस की नहीं है। नहीं, इनकम यही रहेगी, B चेंज हुआ है, ठीक है ना, C चेंज हुआ है, B विल रिमेन सेम। A और C का डिफरेंस समझेंगे, लेकिन जब ही समझेंगे ना जब आप जाके करेंगे, इसको अपने हाथ से सॉल्व करेंगे। तो भाई अगर कल नहीं किया तो आज जरूर कर ले जाके, मैं फिर कह रहा हूँ आप इसको आज जाके कर लें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने इस इलस्ट्रेशन में क्लियर कर लिया। फिर एक सेक्शन हमें नजर आ रहा था कि भाई अगर एक से ज्यादा फॉरेन सोर्स इनकम आ जाएं तो फिर हमने उसके लिए दूसरा सवाल बनाया। यहाँ हमने फॉरेन सोर्स इनकम 2 डाली, इनकम फ्रॉम बिजनेस और कैपिटल में। अब 2 फॉरेन सोर्स इनकम आ गई हैं, तो वो जो प्रोविजन थी कि 2 अगर इनकम आ रही है तो दोनों को सेपरेट करना है, इकट्ठे नहीं कर लेना। तो अब हमने इसमें लोकल टैक्स नहीं डाला, दोनों को सिर्फ करने के लिए, ताकि ये बात समझ आए। तो ये आपने फॉरेन इनकम कैलकुलेट कर ली। अब 2 टैक्स क्रेडिट, ये अलग कैलकुलेट हुआ, ये अलग कैलकुलेट, लेकिन इसमें भी A ओवर B लगा, इसमें भी A ओवर B लगा। ये वाला कैलकुलेट करके माइनस नहीं किया है। सारे फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए एवरेज रेट सेम रहेगा। क्या नहीं करना है, दोनों को इकट्ठे करके नहीं कर देना, ठीक है ना, ये अलाउड नहीं है, ये अलग अलग हमने करने हैं। ये वाली बात हमने यहाँ से सीख ली थी। अच्छा जनाब आगे चलते, निकालें को। जी जनाब, क्या सवाल आ गया हमारे पास? सवाल आ गया, मिस्टर सुल्तान हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इनकम फॉर टैक्स ईयर 2021। इनकम फ्रॉम बिजनेस 17 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस UK 5 लाख, फॉरेन टैक्स पेड इन UK 40,000, चैरिटेबल डोनेशन 2 लाख। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2021। आपने ये पूरा कैलकुलेट करना है। टैक्स के रेट भी मैंने ये दे दिए आपको। जी
चैरिटेबल डोनेशन में कहाँ देनी थी? उन 5 जगहों में, हमारी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, हमारी गवर्नमेंट के स्कूल, हमारे सेक्शन 100C में लिखे हुए, हमारे 13 शेड्यूल में लिखे हुए, तो उनका तो कोई सवाल नहीं है, ठीक है ना। वो तो डिफाइन है कि किन को देनी है, उन 4 जगह के अलावा तो कहीं नहीं दे सकते। इवन पाकिस्तान में भी उन 4 के अलावा किसी को दे दें तो उसका क्रेडिट आखिरत में मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा फिर, ठीक है ना। पूरा सॉल्व करना है जनाब। अब क्रेडिट का ज़्यादा अच्छा काम कैसे होगा कि हम वर्किंग नोट में ले जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ हमारे पास जरा हमें फॉर्मेटिंग के इश्यूज थोड़े हमारे क्या हो जाएंगे, कर्टेल हो जाएंगे, तो हमेशा उसे वर्किंग नोट में ले जाएं क्रेडिट की कैलकुलेशन को। भाई कॉपी किधर है तुम्हारी? रेट तो मैंने दे दिए वहाँ, यही वाले रेट हैं। प्रेजेंट वाले रेट है सर। किसके? यही रेट, ये तो आपके उसमें है ना, पीडीएफ में है, प्रेजेंट वाले रेट जो मोल लगा ये प्रेजेंट वाले डाला हुआ, ये वाला नहीं है, ये प्रेजेंट वाले है, क्योंकि इस सैलरी तो है नहीं ना। तो देखो आप कहाँ से देख रहे हो? ये कौन से रेट हैं? रेट फॉर, यही वाला रेट तो आ रहा है। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? इसके अलावा क्या ऑप्शन है? इसके अलावा क्या ऑप्शन है? और किस चीज पे दिया होगा? तो जाहिर है फिर वही है, फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? अच्छा जी, अब हम काफ़ी काम हमारा हो गया है। अब आप ज़हनी तौर पे थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना रगड़ा खाने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है ना। अब हम इस काबिल हो गए आज के इस टॉपिक को यहाँ तक पहुँचाने के बाद कि हम किसी भी पास पेपर के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं जो जो टॉपिक हमने पढ़ ली हैं, ठीक है ना। लाइक अब अगर हम सैलरी का कोई क्वेश्चन उठाएं तो सैलरी का एक अच्छा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है उसमें टैक्स क्रेडिट्स भी इन्वॉल्व हुए होते हैं, ठीक है ना। तो अब इंशाल्लाह कल से फिर हम आपको कुछ जिम्मे काम दिया करेंगे, कोई एक सवाल दे के भेजा करेंगे जो आप घर से सॉल्व करके लेके आएंगे सब लोग। अगले दिन हम उसे 2-4-5 मिनट में डिस्कस कर लिया करेंगे। ऐसे हमारा प्रैक्टिस सेशन जो है वो इंशाल्लाह आगे चलता चला जाएगा। अच्छा जनाब, हमने सबसे पहले क्या काम किया जी? हमारे पास 17 लाख पाकिस्तान सोर्स इनकम आ गई और 5 लाख फॉरेन सोर्स इनकम आ गई, 22 लाख हमारी इनकम आ गई, ठीक है ना। अब हमने सोचना है, हमारे जहन में तरतीब वही रहनी चाहिए, ये जो सीक्वेंस यहाँ बनी हुई है, ये स्केच हमारे जहन में अगर मौजूद है तो 60-70% आपके मसाइल हैंडल्ड हैं। आपको पता है यार, पहले मुझे टोटल इनकम तक पहुंचना है, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम, ये मैं पहुंच गया टोटल इनकम तक, ठीक है ना। फिर मैंने सोचना है कि क्या मेरे सवाल में कोई डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, तो अगर मैं उनको माइनस कर लेता हूँ, बहुत दफ़ा नहीं होंगे जैसे इस सवाल में नहीं है, इसका मतलब है इस वक्त मेरी टोटल इनकम और मेरी टैक्सेबल इनकम बराबर है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। जब अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जब मेंशन कर दें एक दफ़ा, ताकि आपके जहन को सीक्वेंस पता हो कि यार मैंने इस सीक्वेंस में चलना है, एग्जाम में नहीं करके आना। अच्छा जी, आगे चले। जब मैं टैक्सेबल इनकम तक पहुंच गया, इसके दरमियान में 4 बातें आ सकती थी, आई नहीं है, ठीक है ना। आ सकती थी, आई नहीं है। अब मैंने टैक्स कैलकुलेट करना है इसका स्टेटस देखकर। अब क्योंकि ये सैलरीड तो है ही नहीं, सैलरी तो है ही नहीं है, तो डायरेक्ट मैं नॉन सैलरीड पर चला गया। मैंने स्लैब उठाई, पता चला बेस टैक्स है 75,000 और अमाउंट एक्सीडिंग पर 20%, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 2,75,000। ये फिगर आपने फिल की हुई है 2,75,000, ठीक है ना। अब आप यहां से वर्किंग नोट पे चले गए, क्योंकि आपको नजर आ रहा है आपके पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट मौजूद है, ठीक है ना। अब फॉरेन टैक्स क्रेडिट हम निकाल कैसे रहे हैं? A/B मल्टीप्लाइड बाय C,
ठीक है ना। और सी क्या है, लोअर ऑफ। अब लोअर ऑफ की कैलकुलेशन सबसे पहले तो चाहिए मुझे। मैंने टैक्स पे कितना किया है, 40,000। एक तो ये अमाउंट है। ए कितना है, 2,75,000, 22 लाख मल्टीप्लाइड बाय इनकम कितनी है, 5 लाख। ये क्या आंसर आ गया, 62,000, विच एवर इज लोअर। इसका मतलब है मेरा टैक्स क्रेडिट कितना आ गया, 40,000। तो ये फिगर मेरे पास आ गई 40,000 की, ठीक है ना। लेकिन अब और तो फॉरेन क्रेडिट कोई नहीं है। अब अगर और होता तो पहले मैं यही काम उसके साथ दोबारा करता और यही एवरेज रेट लगा रहा था। लेकिन हर फॉरेन सोर्स का लोअर ऑफ लोअर ऑफ लोअर ऑफ अलग अलग देखकर चलना था। सारे फॉरेन खत्म हो गए। अब क्या किया, जो मेरा टैक्स पेबल आ रहा था उसमें से मैंने ये 40,000 भी माइनस कर दिया। यानी अब 2,75,000 माइनस 40,000 और नीचे 22 लाख रुपया। यानी ये क्या आंसर आ गया, 2,35,000 डिवाइडेड बाय। अब ये जो मैं लफ्ज बार बार बोल रहा हूं, जरा इसमें से इसका मल्टीप्लाइड बाय 100 करें ना, ये क्या एवरेज रेट आ रहा है, 12 पॉइंट। और ये क्या आ रहा है, ये जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं बोलने में कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट का एवरेज रेट हाई है, लोकल टैक्स क्रेडिट का एवरेज रेट लो है। क्योंकि ये C ओवर B से कैलकुलेट हो रहा है, वो A ओवर B से कैलकुलेट हो रहा है। क्लियर है बात ये। अच्छा जनाब, अब आपने लोकल टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करा, चैरिटेबल डोनेशन। अब चैरिटेबल डोनेशन की वर्किंग हमें उस तरह करनी पड़ेगी जैसे हम सीख कर आए हैं, एक्चुअल अमाउंट और 30% ऑफ द इनकम विच एवर इज लोअर, उस पर क्रेडिट मिलना है। इसका मतलब है 2 लाख पर क्रेडिट मिला। क्रेडिट मिलना किस रेट पर है, C ओवर B मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख। कितनी अमाउंट आ गई है, 21,364 ही आ गया। अब अगर कोई एडवांस टैक्स दिया होता तो वो भी माइनस कर देते, और अगर नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है एडवांस टैक्स कोई कैलकुलेट नहीं हुआ, कोई डिडक्शन नहीं हुई। अब टैक्स क्रेडिट में तो नहीं फंस जाएंगे, इस अटेम्प्ट में तो नहीं फोन आएगा कि सर बता दें कौन सा पहले करना। अच्छा फोन तो फिर भी आएगा, मैं बता रहा हूं, हैं दुआ। अच्छा जनाब आगे चलते हैं जरा। मिस्टर सुल्तान हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर 2021। इनकम फ्रॉम बिजनेस 22 लाख, इनकम फ्रॉम यूके 8 लाख, फॉरेन टैक्स पेड इन यूके 60,000, चैरिटेबल डोनेशन 50,000, ज़कात पेड 8 लाख, एडवांस टैक्स डिडक्टेड, ताकि कोई बात रह ना जाए जो आपके हाथ से गुजरी ना हो। वो जो लोग कह रहे हैं ना जी सर ने तो प्रैक्टिस कम करानी है, ये सर ने फजूल वाली प्रैक्टिस नहीं करानी। जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमेशा ही उतनी ही होगी। और ये कोई आज की स्लाइड नहीं है, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ जब से ऐसी बनी हुई, ठीक है ना। है टैक्स भी वही आ गया दोबारा, वो तो मैंने अपनी आसानी के लिए ना, वरना सारा मुझे बार बार कैलकुलेट करना पड़ा। मैंने इनकम 22 लाख की रखी है ना, ताकि मुझे कैलकुलेशन बार बार ना परफॉर्म करनी पड़ रही है। लेकिन आपके हाथ से हर चीज गुजर जाएगी। अब कितने काम आ गया, 2 टैक्स क्रेडिट आ गए, चैरिटेबल डोनेशन भी आ गई और डिडक्टेबल अलाउंसेस भी आ गए। इसका मतलब है अब सारा कुछ आ गया। अब ये वाला पूरा पैटर्न अप्लाई हो गया आपका। बात समझ आई है, ये वाला पूरा पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। पहले आप टोटल इनकम निकालेंगे, ठीक है ना, फिर आप डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करेंगे, फिर आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, फिर आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेंगे, फिर आप लोकल टैक्स क्रेडिट लेंगे, फिर आप एडवांस टैक्स भी माइनस करेंगे, तो सारा अप्लाई हो जाएगा, पूरे का पूरा ये एरिया आपका अप्लाई हो जाएगा। हो गया जी काम ये सारा मुकम्मल जी। एक क्या करना है सॉल्व, ये नहीं, ये आज आप होमवर्क में करेंगे। मैं एक दो छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट जो और रहती हैं ताकि हम इसमें से बाहर आएं, कल आकर नया टॉपिक शुरू करें। जो 1-2 छोटी छोटी एडजस्टमेंट रहती हैं
उनको भी डिस्कस कर लें। जी जी बिल्कुल, सारा इंशाल्लाह ताला इंक्लूड होगा। अच्छा जी, लेकिन आपको पता है गाड़ी एकदम से 5वें गियर में नहीं जाएगी, उसी तरह जाएगी। पहले पहला गियर लगेगा, फिर दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक अलाउंस और आ रहा है, फुल टाइम टीचर अलाउंस। ठीक है, फुल टाइम टीचर अलाउंस। अच्छा, अब आने वाले अलाउंसेस यही हैं मोटे मोटे। इसमें पीछे कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं, जैसे अगर हम यहाँ से गुजरे जरा एक मरतबा, हम इसके बाद टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन हमने पढ़ लिया था। अब ये लफ्ज क्रेडिट है, लॉ ने क्रेडिट में इसको लिखा है, लेकिन यहाँ एवरेज रेट नहीं लग रहा, बल्कि 1.5 लाख या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मशीन ये आपकी माइनस हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आपने अपने आप को FBR के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ अटैच कर लिया है। जाहिर है उस साल माइनस होगी जिस साल आपने ये मशीन खरीदी होगी। नहीं, कहाँ लिखा? वो तो कुछ और बात होगी, ये तो ऐसे ही लिखा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन। अब कुछ बिजनेसेस को हमने कुछ बेनिफिट दिए थे, ये वाली स्लाइड भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है ना, इसके बाद एक बात अलग से नजर आ रही है, टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। A tax credit of 25% of eligible investment amount is allowed to eligible person in the year of investment. अब हम कोई इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे होंगे, गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन होती है कि अगर किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करवानी है तो वहाँ कोई सब्सिडाइज कर दे काम। जैसे गवर्नमेंट, और बाद दफ़ा गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके बाद में उसे खुद ही फील हो रहा होता है कि यार ये तो काम हमने गलती कर लिया। जैसे आजकल हमारी गवर्नमेंट जो है वो सोलर पैनल्स पहले इंस्टॉल हमने करवाए हैं, हम कौम को कहते रहे कि जनाब आप सोलर पे चले जाएं, सोलर पे चले जाएं। जब कौम सोलर पे चली गई है तो अब गवर्नमेंट को लग रहा है यार वो जो हम कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, ये तो लोगों ने अपनी बिजली खुद बनानी शुरू कर दी है, तो ये तो वापडा की बिजली ने चाहिए नहीं है। अल्लाह का तो ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम मौजूद है कि आपके घर की छत ही आपके घर की सारी रिक्वायरमेंट सोलर की शक्ल में पूरी करने की सलाहियत रखती है। सर्दियों में सोलर बिजली कम बनती है तो रिक्वायरमेंट भी कम होती है। गर्मियों में दिन लंबा हो जाता है, ज़्यादा धूप भी निकल रही होती है, तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो वो भी बढ़ जाता है। तो सोलर को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, उसके ऊपर टैक्सेस भी कम किए, इवन ये भी कहा कि यार अगर कोई लोग अफोर्ड नहीं करते हैं तो उन्हें सब्सिडाइज लोन दिया। जैसे आजकल हमारा जो लोन है ना वो कोई 25% पर मिल रहा है गवर्नमेंट में, लेकिन अगर आपने सोलर पैनल लगाना हो तो ये 9% पर मिलता है। हाईली सब्सिडाइज रेट है, हाईली सब्सिडाइज रेट है। ठीक है ना जी, है अभी भी है, अभी भी है। सिलेक्टेड बैंक्स दे रहे हैं, ये स्टेट बैंक की वो है स्कीम है, बड़ी जबरदस्त स्कीम। अच्छा जी, a tax credit of rupees 25% of eligible investment amount is allowed to eligible person in the year of investment. It will be allowed against normal tax payable including minimum tax and final tax. Unadjusted amount of tax credit may be carry forward to 2 subsequent tax year. अब ये आज तक की सबसे बड़ी टैक्स क्रेडिट की स्कीम है। नॉर्मली जो टैक्स क्रेडिट आएंगे ना, अभी हमने मिनिमम टैक्स वाला सेक्शन नहीं पढ़ा, नॉर्मली वो मिनिमम टैक्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट नहीं होते। गवर्नमेंट ने एक रखा हुआ कि यार इतना टैक्स तो हमने लेना ही लेना है ना, हमने भी तो चलना है। लेकिन इस स्कीम में 2 बातें लिखी हैं। नंबर 1, मिनिमम टैक्स भी एडजस्ट हो जाएगा, और अगर ये सारा क्रेडिट आप उस साल ना अवेल कर सके तो कैरी फॉरवर्ड टू 2 सब्सीक्वेंट टैक्स ईयर। इसका मतलब है 3 सालों में अवेल करेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट का 25% है ना, ये बड़ी अमाउंट बन जाएगी कि आप किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं 2, 4, 10 अरब रुपए की, उसका 25% तो एक मटेरियल अमाउंट बन गई। तो ये सारा इतना टैक्स क्रेडिट एक साल में तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो लोग कहेंगे कि यार ये तो आप हमें पागल ही बना रहे हो। ठीक है ना, ये तो आप सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हो, इतना टैक्स क्रेडिट कैसे ले? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये आप 3 साल तक अवेल कर सकते हो, इस साल भी, अगले साल भी, उससे अगले साल भी, क्योंकि लिखा हुआ है 2 सब्सीक्वेंट टैक्स ईयर। अब हैं कौन जी? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मींस एनी इन्वेस्टमेंट मेड इन द परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक्सेप्ट सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर एंड यूज्ड कैपिटल गुड्स।
वो कह रहा है एलिजिबल, यानी कोई भी इंडस्ट्री अगर अपनी एक्सपेंशन प्लान करे, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर टेक्सटाइल अपनी एक्सपेंशन प्लान करे, अगर सीमेंट अपनी एक्सपेंशन प्लान करे, नया इक्विपमेंट में पैसे खर्चे, तो जितने पैसे नए खर्चेगी उसका 25% उसे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा इन द शेप ऑफ उस ईयर टैक्स क्रेडिट ले ले, उससे अगले साल ले ले, उससे अगले साल ले ले। अच्छा जी, और एलिजिबल पर्सन मीन यानी किन इदारों को ये अलाउड है, किस इन्वेस्टमेंट पे अलाउड है, क्योंकि दो लफ्ज दो जगह एलिजिबल इन्वेस्टमेंट एंड एलिजिबल पर्सन, तो लॉ की मजबूरी है ना, वरना तो हर बंदे को लगेगा कि मैं एलिजिबल हूं, ठीक है ना। यहाँ तो जो ना अहल है वो भी समझते फिर रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एलिजिबल पर्सन मींस ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और मटेरियल और पुटिंग गुड्स और मटेरियल टू एनी प्रोसेस विच सब्सटेंशियली चेंज देयर ओरिजिनल कंडीशन, यानी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और शिप बिल्डिंग। The credit will be allowed only if undertaking is incorporated between 30th June 2019 to 30th June 2024। इसके दरमियान जो नए इदारे बने उनके लिए यह है, and is not formed by splitting up reconstitution of undertaking already in existence। ये पहले भी हमने बात की कि पुराने लोग कहें जी हमने तो अपनी कंपनी को स्प्लिट कर दिया, ये नई कंपनी बन गई, नहीं नहीं, ये नए लोगों के लिए, आमतौर पर नए उनके लिए। Industrial undertaking set up between 30th day of June 2023 and engage in the manufacture of plant, machinery, equipment and item which dedicated use, no multiple use for generation of renewable energy from sources like solar and wind। ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर कोई बंदा रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें प्रोड्यूस करे, यानी सोलर पैनल पाकिस्तान में प्रोड्यूस करना शुरू करे, या सोलर के इन्वर्टर पाकिस्तान में बनाना शुरू करे, या सोलर केबल्स पाकिस्तान में बनाना शुरू करे, क्योंकि अब हम चाह रहे हैं ना कि यार ये वाला काम इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट बिल हमारा बढ़ रहा है, हम सोलर पे जाना चाह रहे हैं और ये हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है, तो अब उस इंडस्ट्री को भी हम क्या करना चाहते हैं, फैसिलिटेट करना चाहते हैं। इसके बाद एक आखिरी छोटी सी बात आती है, ग्रीनफील्ड की डेफिनेशन आ गई, ये वही है कि जो सारे के सारे प्रोजेक्ट कौन से हैं, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, सेटअप लैंड दैट इज नॉट प्रीवियसली यूज फॉर एनी कमर्शियल इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड इज फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट इम्पोज बाय एनी प्रायर वर्क, बिल्ड विदाउट डिमोलिशिंग, यानी वही पुराने लोग ना आ जाएं, नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग, वही पुराने लोग ना आ जाएं, using any process or technology that has not earlier been used in Pakistan and is approved by the Engineering Development Board। यानी इस तरह के लोग जो ज़रा नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें एग्जाम में इतनी ज़्यादा नहीं आनी, एग्जाम में वो पहले वाली बातें आनी है। एक कहीं ये बड़ी पुरानी वो है, लेकिन आजकल क्योंकि अब एक नया रिवाज चला है, एग्जामिनर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के सेपरेट क्वेश्चन भी बनाने शुरू कर दिए ना, उसने छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए। 80% 70% ऑफ द पेपर न्यूमेरिक हो गया ना, पहले 50-50 था, 50% न्यूमेरिक 50% थ्योरेटिकल। अच्छा, इससे बच्चों का फायदा हुआ है, आपको तो बच्चों को तो ज्यादा लिखना ही मुश्किल है ना, तो अब वो छोटी छोटी इलस्ट्रेशन के अलग अलग भी पूछ लेता है, इसलिए ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपने समझनी है। A tax payable by a full-time teacher or researcher who is employed in a non-profit education or research institution duly recognized by Higher Education Commission या Board of Education, a university recognized by the Higher Education Commission, including government research institution, shall be reduced by 25% of tax payable on his income from salary। अगर कोई शख्स फुल टाइम टीचर है और कहाँ काम करता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे लम्स हो गया या तमाम यूनिवर्सिटीज, ये इदारे आमतौर पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही काम कर, या रिसर्चर है किसी गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, जैसे हमारे यहाँ कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जैसे नहीं, जैसे PCSIR, ठीक है ना, इस तरह के जो रिसर्च के इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ,
वो कहता है कि इनकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसके ऊपर 25% टैक्स रिडक्शन हो जाएगा। अब जरा इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे होनी है। अच्छा, ये कैलकुलेशन यहाँ नहीं बनी हुई है। ओके, चलिए इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको एक बनाकर दे दूंगा। होना क्या है, अप्रोप्रिएटली सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी पर टैक्स क्रेडिट मिलना है, ठीक है ना। ये मैं एक इलस्ट्रेशन बना दूंगा, कल हम इसमें से थोड़ा सा गुजरते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब है हम नया हेड ऑफ इनकम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। अकाउंटिंग में आप बच्चे अक्सर FR1 तो पास करके बैठे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं इस दफा। अच्छा, जो लोग इस दफा पढ़ रहे हैं, हम हेड ऑफ इनकम को इसीलिए थोड़ा लेट शुरू करते हैं, उन्होंने फिक्स एसेट्स पढ़ ली है ना अकाउंटिंग में। जो इस दफा भी FR1 पढ़ रहे हैं उन क्लासेस में आप फिक्स एसेट्स पढ़ चुके हैं ना। ओके, कल आएंगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस शुरू करेंगे इंशाल्लाह।